नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिवाली निकल चुकी है, फेस्टिवल एंजॉय कर लिए। चलिए कम बैक टू द स्टडी सेशन। अब हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने आया है, धमाकेदार चैप्टर सामने आया है। उसका नाम है फ्रिक्शन। बेटा ये फ्रिक्शन हम अपनी डे टू डे लाइफ में एवरी डे करते हैं, पर हम इसे ध्यान नहीं देते। आज इसी कॉन्सेप्ट को मैं बायोलॉजी मेंटर आपको समझाने आई हूं कि एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन वर्क कैसे करता है, फ्रिक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी, फ्रिक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन्हीं सारे सवाल के आंसर्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए, ये बाबू आपको फ्रिक्शंस का एग्जाम्पल लेके आए हैं कि देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है, यानी कि सपोज समझिए ये बॉल है ना, ये बॉल क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई, खेलने का मन कर रहा है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि जितना फोर्स आप इस बॉल में डालेंगे उतने फोर्स से ये अपोजिट आएगी। और अगर मैं इस पे तेज से, ग्लास टूट जाएगा है ना, तेज नहीं डालूंगी, नॉर्मल डालूंगी कि जितना फोर्स, अगर मैं इस पे स्लो फोर्स डालती हूं तो ये उतने फोर्स से वापस रिटर्न होगा। अगर इसमें फोर्स में ज्यादा डालती हूं तो ये उतनी स्पीड से वापस आएगा। यानी कि सेम फोर्स, वो फोर्स था और ये फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए भी आपको फोर्स डालना पड़ेगा। तो कैसे? चलिए, मेरे पास सपोज यहां पर ना एक नोटबुक रखी हुई है, समझो ये टेबल है। अब मैं टेबल यहां पर तो नहीं ला सकती, तो समझो ये नोटबुक है और ये किसके ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है, तो देखो बेटा ये दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। एक सरफेस तो नोटबुक का बिलो वाला सरफेस, और एक सरफेस जो टेबल के ऊपर जो बुक रखी हुई है उसका सरफेस, यानी कि ये दो सरफेस कांटेक्ट में है। अब ये बुक बेटा तब तक मूव नहीं होगी जब तक कि मैं इस पे फोर्स नहीं डालूंगी। देखो ये हो रही है क्या, मैं फोर्स डाल रही हूं पर ये बुक मूव हो रही है नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने खुद को अपनी पोजीशन में रखने के लिए एक अपोजिट फ्रिक्शन लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? अपोजिट फ्रिक्शन। देखो मैं इस पे कर रही हूं, नहीं हो रहा है ना। ये कब मूव होगा? जब मैं इस पे बियॉन्ड लिमिट जाकर इस पे फोर्स डालूंगी तो ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से चेंज हो जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि जैसे ये बॉय क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है इस गाड़ी को आगे जाने के लिए। पहले मैं नोटबुक उठा के रख दूं, विद्या मां सरस्वती है, पाप पड़ेगा मुझे, है ना। चलिए, तो देखो ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, एक ये गाड़ी को आगे की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उससे मूव करने के लिए वो जो है क्या कर रहा है, उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब कब होगी, ये गाड़ी कब मूव होगी? उसने खुद को अपने पोजीशन में रखने के लिए क्या किया है, एक अपोजिट फ्रिक्शन लगाती है। पर जब ये बॉय क्या बियॉन्ड लिमिट जाकर, समझो क्या बियॉन्ड है ना, बियॉन्ड लिमिट जाकर जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तब वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। चलिए, तो अभी समझ में आ गया। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पेन के कलर मुझे अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स चेंज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये बाबू आपको इंडेक्स बताने आया है कि इसका इंडेक्स क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शंस के कॉसेस क्या क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस कैसे वर्क करेगा, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शंस के टाइप हैं, है ना। अभी और है, रुको है ना, अभी और इसका इंडेक्स। अभी देखो भाई, व्हील और रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, क्या जरूरत पड़ी व्हील वाला जो रिवॉल्यूशंस लाने की, फ्रिक्शन एंड नेसेसिटी,
क्यों जरूरी है फ्रिक्शन? देन फ्रिक्शन एंड इविल एंड नॉइसेंस। फ्रिक्शंस बेटा डेंजरस है, ये बोल रहा है डेंजरस है पर खतरनाक है पर जरूरी है। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग एंड मेथड ऑफ डिक्रीजिंग, यानी बेटा इस मेथड फ्रिक्शंस के लिए क्या, इसको इंक्रीज करने के लिए कौन से मेथड यूज करें और इसी फ्रिक्शंस को डिक्रीज करने के लिए कौन से मेथड यूज करें, और फ्लूइड फ्रिक्शंस क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। तो आंसर करके बताइए मुझे कि ये जो बाबू बैठे हैं ये किस प्लेस का नाम है, कहां पर किस प्लेस का नाम है। एक क्वेश्चन है आपके लिए और वो क्वेश्चन है कि किस प्लेस का नाम है ना। एक क्वेश्चन है, चलिए आंसर करिए कि ये बाबू जो है फ्रिक्शंस कर रहे हैं और कहां पर है ये, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है, बताओ इसमें कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, विच फ्रिक्शन, है ना, कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो चलिए आंसर करिए इसका कि ये कहां पर है और कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ, ये बाबू जो हैं कहाँ बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में बैठे बैठे वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रहे हैं। कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कर रहे हैं। अभी ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाऊंगी आगे। चलिए सबसे पहले बेटा हम फ्रिक्शंस की डेफिनेशन समझेंगे। मैंने इसका एक डेमो आपको पहले ही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं होगा जब तक कि हम उस पर बियॉन्ड लिमिट जाकर उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं डालेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव नहीं होगा। अभी मैं इसको नहीं करूंगी, मैग्नेट का है, टूट जाएगा, है ना। यानी कि चलो डेफिनेशन पढ़ते पहले। चलिए फ्रिक्शन की डेफिनेशन हम पहले पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशंस बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन क्या है बेटा, एक फोर्स है और वो फोर्स कहां पर होता है, दैट अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मैंने आपको समझाया था, सपोज कि ये मार्कर जो है ना, क्या है, दो सरफेस हो गया। अभी तो ये समझ में आया कि एक तो मार्कर का बिलो सरफेस और एक ये जो पाल्म का अपर सरफेस, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। दोनों सरफेस के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जब मैं इस पर फोर्स डाल रही हूं, मैंने देखो मैंने फोर्स डाला तो ये क्या हुआ, मूव हुआ। मैंने फोर्स छोड़ दिया तो क्या मूव हुआ, नहीं हुआ। अब ये फोर्स है ना, यानी कि टू सरफेस इन कांटेक्ट, और कैसा, फोर्स दैट अपोजिट। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव होगा, जब मैं बियॉन्ड लिमिट जाकर उस पर फोर्स डालूंगी। क्या है ना, क्या देखो मैं डाल रही हूं ना, हल्का फुल्का फोर्स डाला, क्या ये मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने पोजीशन को, अपने पोजीशन में रहने के लिए इसने एक अपोजिट फोर्स डाला उस पर। क्या कर रही है वो, एक अपोजिट फोर्स डाल रही है। पर जब मैं बियॉन्ड लिमिट जाकर क्या कर रही हूं, उसको फोर्स डाल रही हूं, तब वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। अगर आप उस पर हल्का फुल्का फोर्स डालोगे तो क्या वो मूव होता है, नहीं होता। तो ये फ्रिक्शन बेटा दो सरफेस के बीच में होता है। कब होता है, कांटेक्ट के बीच में होता है। और जब बियॉन्ड लिमिट जाकर आप उस पर क्या करेंगे, फोर्स डालेंगे, तब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव हो जाता है ना। ऐसे ही इट अकर्स व्हेन सरफेस स्लाइडिंग और अटेम्प्ट टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड इट एक्ट the directions opposite to the applied force। समझो अभी स्लाइड वाला फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्लाइडिंग और अटेम्प्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भी फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन अगर आप फोर्स आगे डाल रहे हो, इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा है बेटा, फोर्स कहां आप आगे की जगह अप्लाई करते हो, क्यों, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करते हो। पर वो जो ऑब्जेक्ट है ना, एक अपोजिट फोर्स डालती है। वो क्या करती है, एक अपोजिट फोर्स डालती है ना। यहां पर क्या है, एक अपोजिट फोर्स डाल के रखा हुआ है उसने, क्यों, क्योंकि अपने प्लेस में रहने के लिए। पर आप जब बियॉन्ड लिमिट, कब, जब आप उसमें बियॉन्ड लिमिट जाके फोर्स को डालोगे, है ना, बियॉन्ड लिमिट जाकर उसमें फोर्स डालेंगे,
तब वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव हो जाएगा। तो देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी, देखो आपने फोर्स डाला आगे की तरफ, आपने फोर्स कहां डाला, आगे की तरफ, पर वो अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करती है, एक फोर्स को डालती है। तो ये वही एग्जांपल है। देखो यहां पर फोर्स कहां डाला जा रहा है, समझो यहां पर फोर्स, देखो ये बॉय जो है फोर्स कहां डाला जा रहा बेटा, यहां पर डाला जा रहा, पर है ना, यहां पर फोर्स कहां डाला जा रहा, यहां की तरफ डाला जा रहा है ना, पर फ्रिक्शन फोर्स पर ये जो बॉक्स है वो क्या कर रहा है, अपने अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स डाल रहा है। कब मूव होगा, ये बॉय जो है बियॉन्ड लिमिट एक फोर्स डालेगा, अपने उसके लिमिट से बाहर एक फोर्स डाल देगा, तब वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव हो जाएगा, है ना। तो यही था बेटा फ्रिक्शन, बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज में मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। अभी और कौन कौन से फ्रिक्शन होते हैं, तो चलिए समझते हैं कि और कौन कौन से फ्रिक्शन यहाँ पे होते हैं। चलिए अभी वो क्या था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था। अभी हम पढ़ते हैं व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव और टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल बेटा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करता, क्या वो मूव कर रहा है ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि किसी दूसरे सरफेस के ऊपर वो ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है। जैसे कि ये देखो, इसका जो सरफेस है ना ये कम है, इसका सरफेस कैसा है, कम है, समझ में आ रहा है। और यहां पर इसमें देखो इतना सरफेस था, इतना बड़ा सरफेस था। तो याद रखना बेटा, सरफेस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा, और सरफेस जितना कम होगा फोर्स भी उतना कम लगाना पड़ता है ना। तो समझो, चलो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट कब मूव होगा, और टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी सरफेस में वो जो है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, मूव कर रहा है। देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, रिकॉल दिस फोर्स एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपली फ्रिक्शन। सिंपल फ्रिक्शन क्या बेटा, मैंने आपको समझाया, सिंपल फ्रिक्शन यानी कि ये हो गया दो सरफेस, ये हो गया कॉपी और ये, है ना, दो सरफेस के बीच में क्या है, एक तो इसका बिलो वाला सरफेस और इसका अपर सरफेस, दो सरफेस हो गए। अभी इसका सरफेस एरिया ऐसा हो गया, और दोनों सरफेस एरिया के बीच में क्या हो रहा है, जब बियॉन्ड लिमिट जाके फोर्स डाल रही हूं तब क्या है, चीजें मूव होगी, ठीक है। यही जो है सिंपली फ्रिक्शन है। देन समझो कि चलिए, सो ये बाबू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए जो है लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं बेटा। साइंस की स्टडी जो है क्या होती है, साइंटिस्ट, यानी कि साइंस पढ़ने वाला बंदा आगे जाकर साइंटिस्ट बनता है। यही बाबू जो है, अब देखिए जो बच्चे साइंटिस्ट बनने वाले हैं उनके लिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चन आए हैं। कि वो क्वेश्चंस क्या है कि बताइए फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है, एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शंस एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए नीचे कमेंट में यस करके बताइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। जब दो सरफेस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, और वो कैसे होते हैं, कॉन्टैक्ट में आकर, हो कैसे, है ना। ये ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव करेगा, जब दो सरफेस के बीच में, यानी कि कॉन्टैक्ट, यानी कि दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जब ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा और एक डायरेक्शंस में, है ना, यानी कि ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शंस में इसे फोर्स दिया जाएगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अब इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग कॉसेस है हम पढ़ेंगे आगे, ओके। चलिए कॉसेस क्या क्या है बेटा, तो कॉसेस यहां पर समझो। फैक्टर ऑफ फ्रिक्शंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मोर इज द रफनेस ऑफ द टू सरफेस। देखो बेटा, जैसे कि बेटा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट। अभी ये सरफेस कैसे हो सकते हैं, ये सरफेस जो है एक तो रफनेस होता है और एक कैसा होता है, एक तो हो गया ये रफनेस, एक कैसा हो गया ये
रफनेस फ्रिक्शन, ठीक है, सरफेस हो गया। और एक सरफेस होता है कैसा, स्मूथ। एक सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। देखो तो रफनेस सरफेस, जैसे कि बेटा रोड हो गई, जो रोड होती है वो रफनेस सरफेस होती है, तो वहां पर फ्रिक्शंस क्या होता है, ज्यादा लगता है। पर अगर बात करो कि घरों में, तो ये स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है, स्मूथ। घरों में टाइल्स है तो यहाँ पर फ्रिक्शंस जो है कम लगेगा। आप किसी बॉक्स को रोड में लेके पुश करना या पुल करना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रफ सरफेस में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। पर वहीं अगर सरफेस कैसा है, स्मूथ है, स्मूथ यानी कि टाइल्स है, मार्बल है, तो कम फोर्स में भी चीजें जो हैं मूव हो जाएगी। वही बोल रहा है यहां पर, द फ्रिक्शंस विद द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि फ्रिक्शंस जो मैंने आपको बताया कि रफनेस सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ठीक वैसे ही बोल रहा है कि द फ्रिक्शंस विद द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि रफनेस सरफेस के कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शंस क्या होता है, तभी होगा जब आप फोर्स भी ज्यादा लगाओगे वहां पर, है ना। तो समझो, अभी देखो यहां पर कि यहां पर फोर्स कहां डाला जा रहा है, डायरेक्शन कैसी है इसकी, यहां की तरफ है। पर यहां पर एक अपोजिट फ्रिक्शंस, यहां पर क्या बोल रहा है, ये देखिए एरो, यहां पर एक अपोजिट फ्रिक्शंस लगता। हर चीज हर जगह बेटा ऐसा ही होता है। आप ना जिस डायरेक्शंस में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लगता है। फिर देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ये कैसे मूव होगा, जब ये बियॉन्ड लिमिट जाकर आप उस पर फोर्स डालोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो जाता है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण से फ्रिक्शन होगा। तो देखो यहां पर है ना, ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ क्या किया रहा है, पुल किया जा रहा है ना। पर डायरेक्शंस कैसा है फोर्स का, इधर की तरफ है। पर ये ऑब्जेक्ट खुद में क्या कर रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लगा रहा है ना। यानी कि इसका भी देखो, ये ट्रॉली बैग इधर स्लाइड कर रहा है, पर ये ट्रॉली बैग जो है ये भी क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है। और वो कब मूव होगा, जब आप बियॉन्ड लिमिट जाकर उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इस लाइन को आप थोड़ा जरा ध्यान से, है ना, इसे सुनिएगा और इसे 4 बार पढ़िएगा कि जब आप उस पे बियॉन्ड लिमिट, क्या मैंने फिर से लिख रही हूं कि बियॉन्ड लिमिट जाकर आप वहां पर फोर्स डालेंगे, क्या फोर्स डालेंगे, तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा। कब मूव होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, उसके बाद समझिए, इसकी पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी क्या है। समझ में आया, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। क्या करें, नोट डाउन करते जाएं, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस और स्मूथ। यस, है ना बेटा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी कि दो सरफेस के बीच में होता है, और वो सरफेस कैसे हैं, या तो स्मूथनेस होंगे या तो रफनेस होंगे। कैसे सरफेस होंगे, या तो बेटा वो रफनेस सरफेस होगा या तो वो स्मूथनेस सरफेस होगा। तो रोड है या फिर आप जब रॉक्स है कहीं पर, है ना, बड़े बड़े पत्थर है होते हैं घरों के बाहर, गेट के बाहर, वो कैसे होते हैं, वो जो है ना, रफनेस सरफेस और स्मूथनेस सरफेस। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर वेयर रफनेस सरफेस आर इन्वॉल्व द स्मूथर। मैंने क्या बोला था पहले ही, ये लाइन बिफोर, यानी मैंने बोला कि रफनेस सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होता है, यानी कि ज्यादा लगाना पड़ता है आपको किसी ऑब्जेक्ट को। देखो जैसे कि सपोज आप प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, तो जहां पर स्मूथर सरफेस है वहां पर आपकी जो ट्रॉली है ना इजीली मूव हो जाएगी। पर वहीं रास्ता रोड में जाओ, है ना, तो वहां पर एरिया कैसा है, रफनेस है, बेकार है, तो वहां पर आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्रॉली को खींचने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। फिर और स्मूथ, जो स्मूथ सरफेस होते हैं वहां पर फोर्स आपको कम डालना पड़ता है। ओके,
So the force of friction between two surface depend on the nature of the surface in contact, है ना, उनके नेचर पे डिपेंड करता है बेटा कि वो स्मूथनेस है कि रफनेस है। समझ में नहीं आ रहा, एक से दो बार देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस डिपेंड भैया कैसे होता है ना, किस पे डिपेंड है, तो नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, इसके दो सरफेस का जो कांटेक्ट है उसका नेचर कैसा है हम उस पे देखेंगे। एंड फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर कैसे वर्क करता है, तो वही रफनेस और स्मूथनेस वाली बात बेटा यहाँ पर अप्लाई होती है ना, कि द नेचर ऑफ टू सरफेस इस कॉन्टैक्ट रिफर टू देयर स्मूथनेस और रफनेस। क्या? द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि आप सपोज ट्रॉली को रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, है ना, तो एक तो रेलवे स्टेशन का जो सरफेस हो गया जहां पर आप ट्रॉली मूव कर रहे हो, और एक सरफेस हो गया आपके ट्रॉली के क्या जो चक्के लगे होते हैं, तो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट फ्रिक्शन हुआ। अब वो नेचर डिपेंड, अब वो डिसाइड करेगा कि वो स्मूथनेस है कि रफनेस है ना, तो विच डायरेक्टेड इम्पैक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, तो उनके बीच में क्या है अब देखेंगे यहाँ पे कि रफनेस सरफेस है, ये हैव द ग्रेटर फ्रिक्शन ड्यू टू मोर इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, है ना, यानी कि जो रफनेस सरफेस होता है वहां पर ग्रेटर फ्रिक्शन यानी कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी बेटा वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। ठीक है, आप समझो जहां पर रोड भी नहीं है, ऐसी जगह जहां पर रोड भी नहीं है, खाली पत्थर वाली रोड है, तो आपको साइकिल को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स डालना पड़ता है। आपको क्या है, साइकिल को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स डालोगे तब जाकर, यानी कि ज्यादा पैडलिंग करोगे, ज्यादा फोर्स डालोगे तब साइकिल जो है क्या है आगे फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ वो चलेगी। अगर वहीं पर जो रोड है वो कैसी चिकनी है, तो इजीली आप उसमें कम फोर्स से भी आपकी साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। यानी कि रफनेस सरफेस में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ड्यू टू मोर इंटरलॉकिंग ऑफ देयर इरेगुलरिटीज, है ना, क्योंकि रफनेस सरफेस पे बेटा इंटरलॉकिंग जो है ना दोनों के सरफेस के बीच में क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वाइल स्मूथर सरफेस हैव लेस फ्रिक्शन बिकॉज द इंटरलॉकिंग इज रिड्यूस। ठीक है, वही स्मूथर सरफेस यानी कि जो टाइल्स वाला एरिया होता है ना, तो टाइल्स वाले एरिया में देखना बेटा, जो घर में बच्चों की गाड़ियां होती हैं तो देखना टाइल्स में गाड़ी रख दो, अब उसमें आप हल्का सा ऐसा कर दोगे ना, हल्का सा, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। पर अगर उसी गाड़ी को आप रोड में डालो, रोड में ऐसा हल्का सा पुश करोगे, हिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो टाइल्स का सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, यानी कि इनका जो इंटरलॉकिंग जो होता है यहाँ पे वो कैसा होता है, रिड्यूस होता है, कम होता है। समझ में आया ना? चलिए, स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शंस क्या होता है? मैम बहुत कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अपना जोश मीटर ऑन रखो, आई एम विथ यू, मैं आपको समझाऊंगी, एक से एक एग्जाम्पल्स लेके आऊंगी जिससे कि आप बेटा इजीली आप अच्छे से समझ पाओगे, प्लस आपको बीच बीच में रिवाइज भी करा रही हूँ, रिपीट भी कर रही हूँ, है ना, कि चीजें आपके समझ में आ जाएं। चलिए, तो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जो चीज अपने प्लेस पे रखी हुई है वो तब तक मूव नहीं होगी जब तक कि हम इस पे फोर्स नहीं डालते हैं। ठीक है, चलो पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस इट, मेक एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस। यानी चलिए, तो अभी ना हम स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि मैम स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शंस क्या होता है। तो चलिए समझाते हैं बेटा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि जैसे आपके घर में टॉयज होते हैं, उसमें व्हील्स होते हैं, है ना, जस्ट हल्का सा फोर्स दे दो और वो व्हील्स के थ्रू क्या करते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। और स्टैटिक बेटा जहां पर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बुक किसी टेबल पे रखी हुई है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कितना ज्यादा है, देखो कितना बड़ा सरफेस एरिया है इसका, है ना, तो इसमें
फोर्स भी क्या करता है, ज्यादा लगेगा, है ना। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स कैसा होता है, कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है ना। क्यों कम होता है? जैसे देखो ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका सरफेस देखो बेटा कितना बड़ा है, इतना इतना तो यहाँ है, इतना इसके पीछे भी है और इतना यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा। और सपोज देखो ये पेन को मैं गोल गोल क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, है ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना है, ये कितना कम है। तो यानी सरफेस एरिया जितना कम होगा फोर्स उतना कम लगता है। समझ में आया? चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी कि क्या होती है मैम डेफिनेशन। चलिए, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव अक्रॉस। बेटा कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा अपने सरफेस के, कब मूव होगा, जब आप वहां पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट उस अपने सरफेस पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो यहां पर कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना। और यानी कि इसका मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अपोजिट क्या करता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, है ना। पर बियॉन्ड लिमिट जब जाकर वहां पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, क्या फोर्स जो है एक्सर्ट किया जाएगा, तब वो ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो मेक एन एफर्ट टू मूव अक्रॉस। ठीक है भाई, इसे मूव करने के लिए अपने एफर्ट्स डालो, फोर्स ज्यादा लगाओ। ठीक है, देन स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ अप्लाइड फोर्स। भाई ये बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा, जब उस पे फोर्स ज्यादा लगाओगे, है ना। देखो क्या है कि कैमरा बहुत ऊपर रखा हुआ है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ। अभी देखो जैसे ये चेयर मैं स्लाइड कर रही हूँ, तो जितनी स्पीड से मैं इसको क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, जितना फोर्स यानी मैं इस पे लगा रही हूँ, उसका मूवमेंट भी क्या है, उतना लग रहा है। अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगाऊं, ज्यादा फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट भी उतनी स्पीड से इसका मूवमेंट होगा। बॉल का एग्जांपल दिया मैंने, है ना, बॉल का एग्जांपल दिया। जैसे अभी क्या है, ये ग्लोब है, इसमें मैं फोर्स लगा रही हूँ, इस पे क्या है, इसको रोटेट करने के लिए जितना फोर्स डाला मैं इतना नॉर्मल सा फोर्स डाल रही हूँ, तो इसका मूवमेंट भी कैसा हो रहा है बेटा, स्लो हो रहा है। पर अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स डाल दूं, ये फोर्स जनरेट कर रही हूं, इस पे मैंने फोर्स ज्यादा डाला, तो इसका मूवमेंट भी ज्यादा होता है। समझ में आया? यानी कि अगर आप कम फोर्स डालोगे तो ऑब्जेक्ट तो उतना अकॉर्डिंग टू फोर्स उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटा यानी कि जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है वो उतना ही फ्रिक्शन उसमें होता है। एंड अदर वर्ल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग बेटा वही मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पे फोर्स आगे की तरह, है ना, फोर्स आप क्या किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में, अपने प्लेस में रहने के लिए वो क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। The maximum value of the force of static friction come into play when the body is just sliding। भाई आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कैसे मैक्सिमम फोर्स, जैसे मैंने खींच के फोर्स डाल दिया तेजी से, तो क्या हुआ, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग। ठीक है, समझ में आया कि अगर मैंने फोर्स ज्यादा डाल दिया तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट की बॉडी है इज जस्ट स्लाइडिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या है वो, हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या हो गई, प्ले हो गई, चेंज हो गया उसका मूवमेंट, एंड सरफेस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अभी समझो बेटा। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों आया, क्वेश्चन कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन कम, क्वेश्चन आता है कि वाई, है ना,
व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन नीड, क्या जरूरत पड़ी, है ना, ये देखो क्यों, इसका सरफेस एरिया जो है ना कम होता है। क्या होता है, स्टैटिक में सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर फोर्स जो है आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। पर रोलिंग फ्रिक्शन बेटा देखो इस पॉइंट पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, इस पॉइंट में, है ना, देन यहां पर इस पॉइंट में लग रहा है, उसके पॉइंट, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, एक पॉइंट पर लगता है प्लस हैवी लोड कैरी कर लेता है। क्या कर लेता है, हैवी लोड कैरी कर लेता है। आगे हम समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, कलर चेंज करना पड़ता है, बार बार कलर चेंज करो चेंज करो चेंज करो। वी सी द बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म एंड द एयरपोर्ट दैट even small children are able to carry along their suitcase easily if they are fitted with wheels। सूटकेस में क्या लगे हैं बेटा, समझो कि ये एक सूटकेस है, ये इसका हैंडल है, आपने पकड़ा हुआ है, और यहां पर इसके क्या लगे हैं, ट्रॉली में चके लगे हैं। तो इसका सरफेस कितना है, बस इतना सा। क्या सरफेस यहां है, नहीं, यहां सरफेस है, नहीं, यहां सरफेस है, नहीं, उसकी सरफेस कहां है, इसके व्हील्स में, जिसकी वजह से आप हैवी लोड इजीली कैरी कर सकते हैं। समझ में आया रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शंस, the force of friction that come into play when a body rolls over the surface another body it much less than force of sliding friction। ये बोलता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है कम है। अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा था, इतना ऑब्जेक्ट पूरा क्या करना, स्लाइड करना है आपको, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा क्या है इसका, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो उसमें आपको फोर्स ज्यादा देना पड़ रहा था। पर रोलिंग फ्रिक्शन में है ना क्या हो रहा है, फोर्स आपको कम देना पड़ता है। यानी इस पर्टिकुलर, ये देखो, ये इस पॉइंट में क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट में क्या लग रहा है बताओ, फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि क्या है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, इस पॉइंट में आपको फोर्स, इस खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से ये इजी हो जाता है, हैवी लोड कैरी कर लेते हो, है ना। चलिए अभी भाई ये जो व्हील रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि इतना सारा हैवी लोड जो है, इतने हैवी लोड को कैरी करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसकी वजह से क्या, व्हील रिवॉल्यूशनरी, इसका रिवॉल्यूशन किया गया, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगता है। कैसे कम लगता है, मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों कम लगता है बेटा, ये ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में लग रहा, इतने पॉइंट में लग रहा, क्या पूरे में लग रहा, क्या नहीं पूरे में लग रहा, नो, कहां लग रहा है, इतने में लगा। फिर जब ये चक्का आया, फिर नीचे आएगा, इतना आएगा, तो देखो कि एक टाइम के बाद चक्का चलते चलते घिस जाता है, वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर वहां पर एक्सीडेंटल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, टायर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा ना, क्या हुआ भाई, माल तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता ही है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है इज मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड लेड टू मैन इन्वेंट द व्हील। भाई रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें कम लगता है, एक पॉइंट पर लगता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कम लगता है। देन ग्रेटेस्ट इन्वेंशन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड इज मच इजियर टू क्राफ्ट हैवी लोड। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इन्वेंशन था, दिस इज अ गुड इन्वेंशन। और आप देखो कि कितने चक्के होते हैं ट्रक में, कितने चक्के होते हैं बताओ, 8, 6 to 8, हार्डली 8 चक्के व्हील्स जो होते हैं, है ना, और कितना सारा हैवी लोड ये कैरी कर लेता है। दैट्स वाई ये जो रोलिंग फ्रिक्शन आया वो क्या था, एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था। देन दैट्स वाई कि व्हील्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन डेली लाइफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, इसीलिए इस व्हील्स का जो है क्या हमारी डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में यूज होने लगा। चलिए फ्रिक्शन बेटा अननेसेसरी इविल, फ्रिक्शन जो है क्या है, डेंजरस भी है, खराब भी है,
पर खराब होने के साथ साथ क्या है, जरूरी भी है। देखो जब क्या है, इनके जो चक्के होते हैं आप देखते हो कई बार, है ना, कि क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। डैमेज हो जाते हैं यानी कि वो जो टायर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल स्मूथ, चिकने हो जाते हैं। जब वो चिकने हो जाएंगे तो क्या है, अच्छे से ग्रिपिंग नहीं होगी और क्या एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, इन टायर्स को टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, है ना। तो अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या है ना। खाली वन शॉट लेक्चर्स जो है मत देखा करो, उसके साथ जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपको जो समझ में आ रहा है अपनी कॉपी में नोटबुक और पेन लेकर बैठो और कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ उसे नोट करा करिए, है ना। क्योंकि बेटा अभी तो आप देख रहे हो पर कुछ टाइम के बाद वो चीजें क्या है, दिमाग से निकल जाती है ना। तो इसे अपने वर्ड्स में, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए, तो फ्रिक्शन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। यस, ऑफ कोर्स फ्रिक्शन बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना। देन मेनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। देखेंगे कैसे कि फ्रिक्शन बेटा क्या है, हमारी एनर्जी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर देता है। फ्रिक्शन कॉजेस ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शंस क्या है, कितना ज्यादा अगर फ्रिक्शन फोर्स डालोगे तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, आपकी एनर्जी क्या है, कंज्यूम कर रहा है वो। एंड डैमेजिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, है ना। और इस फ्रिक्शन के कारण क्या है, मशीन मैंने बताया ना, टायर्स, है ना, कि टायर्स जो है बेकार हो जाते हैं। तो यानी कि वही मशीनरी, यानी कि ट्रक क्या है, एक मशीन होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसके पार्ट्स बेटा कैसे हो रहे हैं, जो उसकी मूविंग पार्ट यानी कि जो व्हील्स हैं, क्या यानी कि जो व्हील्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो जाते हैं। चलिए, अब इसी फ्रिक्शंस को बेटा बढ़ाया कैसे जाए। अभी हम फ्रिक्शंस को बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी। चलिए, तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे वॉक करते हो, सो इट इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड अवर फीट दैट इनेबल अस टू वॉक। समझो, आप ग्राउंड पे वॉक कर रहे हो, जाते हो ग्राउंड पे वॉक करने कि नहीं जाते हो? नहीं मैम, मैं तो क्रिकेट बॉल जो है मैच खेलने जाता हूँ। अरे तब भी तो फ्रिक्शन ही यूज होता है। ये स्पोर्ट शूज जो आप पहनते हो, देखो इसके बीच में जो लाइनिंग बनी हुई है ये ग्रिपिंग होती है, ये ग्रिपिंग। और देखो जब रोड बनती है तो रोड चिकनी नहीं बनती, रोड कैसी बनती है, रफनेस बनती है। यानी कि शूज का सरफेस और इस रोड के दोनों सरफेस के बीच में क्या है, ग्रिपिंग आए, यानी कि पकड़ पाओ। क्या कभी नोटिस किया है कि, अच्छा देखना, कभी एक बार ट्राई करना कि घर पर एक सपोज ऑयल गिर गया है, वहां पर ऑयल पड़ा है और आप वॉक कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया और ऑयल पड़ा या पानी पड़ा है, आप ना स्लाइड कर जाते हो, तेजी से लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन जीरो आ गया। फ्रिक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। बेटा फ्रिक्शन होने से ही वो हम वहां पर क्या है, वॉक कर पाते हैं। अगर देखो पानी पड़ा रहेगा इसी स्लाइड टाइल्स में, सॉरी है, टाइल्स में अगर पानी पड़ा है, तेल पड़ा हुआ है, तो आप नहीं चल पाओगे, वॉक करना हमारे लिए अनेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट एंड ग्राउंड वर एब्सेंट। ठीक है, अगर फ्रिक्शन जो है, अगर फ्रिक्शंस क्या है, ग्राउंड और हमारे बीच फीट के बीच में अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा, क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया, जीरो हो गया। तो समझो क्या होगा, इट वुड नॉट एबल टू वॉक। पॉसिबल ही नहीं है, वॉक करना पॉसिबल नहीं है। सो हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट स्मूथ फ्लोर और अ ऑयली फ्लोर? है ना, कभी देखा है कि पानी या तेल पड़ा है वहां पर, के पानी भी पड़ा होगा ना, तो ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, कहीं हम स्लाइड ना हो जाए, कहीं हम स्लिप ना हो जाए, है ना। और ऑयल वाले केस में तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए, रोलिंग फ्रिक्शन। सो भाई, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज नेसेसरी फॉर व्हील्स टू मूव सेफली। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, समझो, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है किसके किसके बीच में होगा बेटा, टायर्स के बीच में होगा और रोड, है ना, दोनों सरफेस के बीच में होगा। क्यों और कैसे कि जो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी कार है, बस है, वो मूव सेफली, है ना, अच्छे से वो आगे
क्या है, मूव हो सके। देन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, यदि वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, टायर ऑफ व्हील विल go on spin and the same places, will not move forward to at all। चलिए, तो क्या होगा जिसकी वजह से टायर जो है ना क्या है, मूव ही नहीं होगा, आगे जाएगा ही नहीं, वो अपने ही प्लेस पे स्पिनिंग होता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। सो परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटीज, ये देखो टायर जब टर्न ले रहा है यानी कि ये तभी मूव क्या फॉरवर्ड जाएगा। इसका क्या है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ, खाली इस पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है। चलिए भाई, फ्रिक्शन एंड इविल और नॉइसेस, फ्रिक्शन खराब है पर जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड अ नेसेसरी इविल, बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज बोथ एसेंशियल फॉर मेनी एवरीडे एक्टिविटीज एंड एज हार्मफुल इफेक्ट। बेटा देखो, इसके हार्मफुल इफेक्ट है पर फिर भी क्या है, फ्रिक्शंस जरूरी है। क्यों जरूरी है? इफ इट इज नेसेसरी फॉर टास्क लाइक वॉकिंग, ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट एंड ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग के लिए। लाइक फ्रिक्शन हेल्प अस इन राइटिंग। बेटा जब हम लिख रहे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक तो ये पेन का सरफेस और दूसरा इस बोर्ड का सरफेस, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा, फ्रिक्शन है ना, ग्रिपिंग है, दोनों के बीच में क्या है, ग्रिपिंग है, तभी क्या है, लिखना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। एंड फ्रिक्शन गेट्स इंक्रीज, अब फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, हम वो भी देखते हैं यहाँ पर। चलिए, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे बेटा, क्या क्या मेथड होते हैं इसे, है ना, जो है रीड इंक्रीज करने के लिए क्या क्या, तो समझो, जैसे शूज के बीच में ग्रिपिंग बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि पकड़ जो है स्ट्रॉन्ग रहे, सरफेस है ना, यानी कि अर्थ का सरफेस, रोड जो है और स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं उसके दोनों के बीच में ग्रिपिंग रहे, पकड़ बनी रहे। ऐसे ही ये देखो, ये क्या बनाए गए हैं, ये ग्रिपिंग है, ये क्या बनाई गई है, ग्रिपिंग है, ठीक है। ऐसे ही टायर्स के बीच में भी क्या बनाई जाती है, ग्रिपिंग बनाई जाती है। अगर ये ग्रिपिंग नहीं होगी तो इन टायर्स, जो ये टायर्स है ये मूव ही नहीं होंगे, क्या है, ये मूव ही नहीं होंगे। देखो, जो बिना ग्रिपिंग वाले टायर्स होते हैं, एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इस वजह से उन टायर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है ना, क्योंकि वो क्या हो गए, चिकने हो गए, बिल्कुल क्या हो गए हैं, चिकने हो गए, इस वजह से उसको क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस करके नए टायर्स जो है लगा दिए जाते हैं। आप मार्केट में जाना, कभी भी एक नज़र ज़रूर मारना और नोटिस करना कि जो न्यू टायर होते हैं ना, उसमें क्या है, ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा होती है ना। ग्रूव्स यानी पकड़ आर प्रोवाइडेड ऑन टायर ऑफ ऑटोमोबाइल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, यानी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इन टायर्स में ग्रूव प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ग्रिपिंग के लिए, है ना, कि वो जो टायर्स है रोड में अच्छे से क्या हो, मूव हो सके। चलिए, whenever friction is required, it is increased by making the surface rough। भाई ऑब्जेक्ट कभी कब मूव होगा, जब सरफेस कैसा होगा, रफ होगा, मेकिंग द सरफेस रफ। Why do you think tire of vehicle like car, bus have threads on them, है ना, कार और बस के टायर्स में क्या होते हैं, ये थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। एंड वाई सोल ऑफ योर शूज ग्रूव्ड, है ना, और हमने देखा कि सोल, जो शूज की सोल है उसमें भी क्या होते हैं, ये ग्रूव्ड होते हैं। द थ्रेड्स आर एंड ग्रूव्स इंप्रूव देयर ग्रिप, भाई क्या हो रही है, ग्रिप ऑन द रोड, रोड में क्या कर रहे हैं, ग्रिपिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण फ्रिक्शंस बना रहे टू द डिजायरेबल वैल्यू एंड एड हेल्प टू अवॉइड स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग। तो आया समझ में आपको कि समझो, है ना भाई, जो क्या है, टायर्स है और जो शूज हैं इसमें क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, या फिर क्या शूज में क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। क्यों होते हैं, जिससे कि रोड में क्या हो, कौन कैसी रोड, रफ रोड, है ना, रफनेस, रोड का सरफेस कैसा हो, रफनेस हो, और वहां पर क्या हो, ग्रिपिंग, है ना, ग्रिपिंग जो है वो क्या हो, अच्छी
बनी रहे, इंक्रीज हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो, इंक्रीज हो, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कैसा होगा बेटा, इंक्रीज हो। और अगर रोड का सरफेस रफ नहीं है और अगर टायर्स और जो शूज हैं वहां पर ग्रूव नहीं है तो वहां पर बेटा स्लिपिंग और स्लाइडिंग, क्या, स्लाइडिंग के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। आया समझ में, है ना। इसीलिए सर्फ जो इसमें है क्या, रोड रफनेस बनाई जाती हैं और व्हील्स जो होते हैं या शूज जो होते हैं उसमें ग्रूव और थ्रेड्स बनाए जाते हैं, फ्रिक्शंस को इंक्रीज किया जाता है। और भी मेथड्स है, हम देखेंगे समझेंगे, है ना, ये नेचुरल सी चीज है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, चलिए अभी फ्रिक्शंस बढ़ा रहे थे, अभी हम फ्रिक्शंस को कम करेंगे। कैसे करेंगे, ये सारे बेटा आपने देखा हुआ है पर चीजों को हम थोड़ा सा क्या है नजरअंदाज कर जाते हैं, है ना। इसी वजह से बाकी ये सब आपके देखी हुई चीज है, कोई भी नई चीज जो है नहीं है। किसी भी चीज में बेटा पॉलिश क्यों की जाती है, जैसे हमारे घर का मम्मी रोटी बना रही होती है। चलिए अभी देखो ये क्या दिख रहा है, पाटा। इस चौकी पे क्या है, इस बेलन से क्या किया जाएगा, बोलो बोलो, रोटी पूड़ी पराठे बनाए जाते हैं। अगर इसका सरफेस रफ होगा, समझो, अगर इसका सरफेस रफ होगा तो क्या रोटी पूड़ी बनेगी, क्या नहीं। इट मीन्स एज पर नीड हम वहां पर फ्रिक्शंस को क्या करते हैं, उसका सरफेस जो है या तो इंक्रीज करेंगे या तो वहां पर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शंस को जो है कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शंस जो है हम क्या कहें, कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा बेटा तो वो तो चिपक जाएगा ना, वो तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। कैसा, चिकना, बिल्कुल चिकना चाहिए, है ना, इसी वजह से। चलिए तो उसके लिए क्या, चिकना बनाने के लिए क्या चाहिए, उसमें ऑयल, किसी चीज की पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। When we polish a surface, उसके सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, यानी रफनेस जो है उसका क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, एंड द सरफेस बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन गेट रिड्यूस दिस प्रोसेस, यानी कि उसके सरफेस हमने क्या कर दिया, सरफेस में फ्रिक्शन रिड्यूस कर दिया, उसको स्मूथ कर दिया, जिससे कि अब उसमें क्या है भाई, जिससे कि उसमें और फिर पॉलिश वगैरह कर दी, फ्रिक्शन कम हो गया, तो इजीली हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी लुब्रिकेशन, बेटा लुब्रिकेशन यानी कि किसी चीज में ऑयल लगाना या फिर ग्रीस लगा देना। समझो अगर इस शटर के ये जो साइड पोर्शन है यहाँ पर अगर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा ना। तो इसे इजी हमारे यानी कम फोर्स अप्लाई करने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे कि इसमें क्या है, इसका सरफेस कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए, वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। चलो, बाइसिकल और मोटर मशीन यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन, है ना। कुछ जो मशीन्स होते हैं उसके मूविंग पार्ट्स में हम ग्रीस लगा देते हैं टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन, क्या, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लुब्रिकेशंस, ठीक है, यानी कि चिकनाहट बनी रहे उसमें। देन जो भी डाउट्स हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, a small metal ball that when placed between the moving parts of the machine help us to reduce friction। चलो देखो ये दिख रहा है मेटल बॉल, ये मेटल बॉल आपके साइकिल में लगे हुए होते हैं, है ना। तो इन मेटल बॉल्स के बीच में भी क्या लगाया जा रहा है बताओ, यही ऑयल्स ग्रीस जो है ये लगा दिया जाता है, जिससे कि ये इजिली मूव हो सके, है ना। तो क्या करता है भाई, ये फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देता है, एंड दिस रिजल्ट इज वेरी मच स्मूथर मोशन ऑफ सच पार्ट, यानी कि वो स्मूथ हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिसकी वजह से बाइसिकल जो है जल्दी जल्दी चलने लगती है ना। चलिए, फ्लूइड फ्रिक्शंस क्या होता है बेटा, ये सब जगह होता फ्रिक्शन, समझो फ्रिक्शन फ्लूइड में भी होता, फ्रिक्शन जो है फ्लूइड फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, ये पहले तो एक सॉलिड फ्रिक्शंस के जैसा ही होता है, समझो इसे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू एयर, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है एयर के थ्रू मूव हो रहा होता है, व्हाट डू यू थिंक। चलिए तो हम ना फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है
that oppose motions when object moves through a fluid. सपोज समझो ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब आप कभी देखा है आपने, जब कभी स्विमिंग कर रहे होते हो तो वाटर में, है ना, तो अपोज क्या आपकी बॉडी जो है क्या है, मोशन में आगे की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही होती है। पर वाटर क्या करता है, वो उस ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। सो अपोज मोशन क्या कर रहा है, वाटर जो है उस मोशंस का क्या कर रहा है, अपोज, सामने से एक अपोजिशन लग रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द फ्लूइड। यानी आप ना इसे एक प्रैक्टिकल के तौर पे देखो, अभी मैं बकेट तो नहीं ला सकती यहाँ पे, है ना, तो एक जो फुल ऑफ वाटर बकेट फिल करना और उसमें हाथ ऐसे ऐसे करना, तो यू विल फील, है ना, कि वाटर क्या कर रहा है, आपका हैंड क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो वाटर जो है वो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है और क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उस मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना। व्हेन बॉडी इज मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड में क्या कर रही है, मोशन कर रही होती है, तो बेटा यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चलो समझो इसे। ये है, चलिए तो देखो कि जब स्विमिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे होते हो, तो आपने फोर्स कहां लगाया बेटा, आगे की तरफ। कहां लगा रहे हैं आप फोर्स, है ना, आप क्या कर रहे हैं, देखो जब वाइल स्विमिंग, क्या जब आप स्विमिंग कर रहे होते हो तो आप बेटा फोर्स ना आगे की तरफ लगा रहे हो। फोर्स कहाँ है, पानी को काटने की कोशिश करते हो, पर वाटर क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है। इट मींस वो अपोज कर रहा है मोशंस का, क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा होता है। और क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट्स जो है मूविंग इन अ फ्लूइड, तो ये देखो फोर्स कहाँ है, आगे की तरफ लगाया जा रहा है और यहां पर इसका क्या है, अपोज किया जा रहा है ना। समझ में आया, कभी देखना प्रैक्टिकल करके। तो when object moves through a air, सेम बेटा सेम चीज वाटर में भी होती, सेम चीज एयर में भी होती है। आप कभी देखना, सपोज तेज गाड़ी से आप जा रहे होते हो, है ना, तो जो एयर होती है वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है, क्या कर रही है, एक अपोजिट में एक फ्रिक्शंस लगा रही होती है। And what do you think? The air also exert a force of friction. एयर क्या कर रही है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लगा रही है। इवन थ्रो हेयर इटसेल्फ इज वेरी लाइट, बहुत ही लाइट होता है। एंड थिन विल कॉल दिस फ्रिक्शन एज एयर रेजिस्टेंस। यानी बेटा, है ना, तो एयर बेटा जब अपोजिट में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस लगाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड इट ऑल्सो अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम जो मैंने बोला है ना, क्या कर रहा है बेटा, जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट हो, आप जा रहे हो, तो क्या कर रहा है, आप गाड़ी से जा रहे हो तो आप क्या है, मोशन में हो, आप मूविंग मोशन में हो, तो वो उस चीज का क्या कर रहा है, वहां पर अपोज कर रहा है। एंड थ्रो इट द एयर, वाटर and other liquid also exert a force of friction। और यही चीज क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाती है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एयर में भी होता है और वाटर में भी होता है। एंड मूव्स टू थ्रो देम। ठीक है, तो इसके दो प्रैक्टिकल हैं बेटा, है ना। क्या करना, सपोज आप देखना कि आप गाड़ी में पापा के साथ जा रहे हो, तो एयर क्या कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रही है, यानी कि अपोजिट में एक रेजिस्टेंस लगा रही है। आप इस चीज को फील करोगे और बकेट जो है फुल ऑफ वाटर से फिल करना, भरना उसको, और अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे मूव करना, गहराई, ऊपर नहीं अंदर तक डालना, लंबा वाला बकेट जो होता है, और पूरा हाथ इतना गहराई तक डालना। तो यू विल फील कि जो वाटर है बेटा वहां पर भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, अगेंस्ट, अपोज कर रहा है मोशंस का, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ फ्लूइड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में मूव करता है तो वहां पर अपोजिट से एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, जिसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शंस ऑन
ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन, है ना जो बेटा, जो फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इसके 3 कैटेगरीज है, एक तो कि फ्लूइड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द फ्लूइड। सेकेंड जो है शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि कितना एरिया उसके कॉन्टैक्ट में आता है। और थर्ड पॉइंट जो है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि स्विमर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और रिस्पेक्ट ऑफ द फ्लूइड कितना एरिया उसने कवर करके रखा हुआ है। तो समझो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये जो है देखो क्या है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जो है बेटा क्या होता है, हम इसका ना एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। देखो ये पेपर का क्रम्बल्ड है, अगर मैं इस पेपर को ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो ये नीचे आ जाता है। क्यों आता है नीचे, कमेंट करके आंसर करिए क्यों आ रहा है। यस वेरी गुड, है ना, अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है ना। अगर हम इस पेपर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये कुछ टाइम तक तो ये ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है, एयर रेजिस्टेंस के कारण, है ना, एयर रेजिस्टेंस के कारण ये ऊपर है, पर अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है। तो समझो देखो एयर रेजिस्टेंस के कारण जो है ये पेपर कहाँ है, बताओ, एयर रेजिस्टेंस के कारण ये पेपर कहाँ है, ऊपर जा तो रहा है, पर अर्थ में ग्रेविटी, देखो जी फॉर ग्रेविटी, अर्थ में ग्रेविटी कैसी है, ज्यादा है। इस ग्रेविटी की वजह से ये पेपर नीचे आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा मैम ये एयर रेजिस्टेंस क्या है, तो समझाते हैं, हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया जाएगा, हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, है ना, आपको कंफ्यूजन जिससे कि बिल्कुल भी ना हो, आपके सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। चलिए तो समझते हैं बेटा एयर रेजिस्टेंस जो है क्या होता है। हाँ समझो, है ना बेटा, हवा में भी क्या है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है फोर्स एक प्रकार का एक्सर्ट करना। तो एयर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और किसके, किसी ऑब्जेक्ट के अपोज में, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर, देखो एयर क्या कर रही है, एक फोर्स एक्सर्टेड कर रही है दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशंस जो हो रहा है उसका, उसके अपोज में एयर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करती है ना। तो इसे बेटा इसका ना बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आप बाइक में जा रहे हो तो देखो सामने से हवा लग रही है, यानी कि आपका जो डायरेक्शन था वो रोड के साइड था, है ना, पर एयर क्या कर रही है, अपोज कर रही है किसका, जो मूविंग ऑब्जेक्ट। कौन मूविंग ऑब्जेक्ट, आप हो, अपने पापा के साथ बाइक में बैठ के जा रहे हो, है ना, आप क्या हो गए, आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए, और एयर जो है बेटा वो आपके अगेंस्ट एक फोर्स ना एक्सर्ट कर रही है। तो वही क्या कहलाता है, एयर रेजिस्टेंस कहलाता है ना, कि मूविंग थ्रू इट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, फॉलिंग पेपर, है ना, यानी कि हमने क्या देखा कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी किसी की डायरेक्शंस, मूविंग ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शंस में जाता है तो एयर वहां पर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है किसके, उसके अपोजिट में। एयर रेजिस्टेंस उस मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में होता है ना। तो और पैराशूट इसका बेस्ट एग्जांपल है। और जो बेटा काइट फ्लाई करते हो, जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होता है उसी डायरेक्शंस में, है ना, काइट भी आपकी क्या है, उड़ती चली जाती। क्यों, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। सो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देन यहाँ पर है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत 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 अच्छे से समझाया हुआ है कि फ्रिक्शंस के क्या क्या कॉजेज हैं, है ना। चलिए सारे डाउट्स को बेटा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और नीचे कमेंट कर कर बताइए कि आपको किस में डाउट्स आ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। सो बेटा हमारी क्लास जो है अब समाप्त हो चुकी है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, बहुत ही विजुअलाइज तरीके से मैंने आपको समझाया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस जो है एंडली आपने क्लास हमारे साथ जो है कंटिन्यू करी। सो चलिए आपकी हमारी जर्नी समाप्त होती है ना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।